हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर में हमने कई सारी विधियां देखी, कई सारे मेथड्स देखे कैसे हम पृथक्करण कर सकते हैं और कैसे हम पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टेक्निक्स को एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और साथ में बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में कुछ हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जो है जो हमारे सिंपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक बार रिवाइज भी कर लेंगे क्या क्या हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि सेपरेशन क्या होता है। अब आप अच्छे से जान चुके होंगे कि सेपरेशन क्या है। ठीक, फिर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। साथ ही हमने पढ़ा कि अशुद्धियां क्या होती हैं। ठीक है, क्लियर। फिर हमने पढ़ा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, यानी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। फिर हम बढ़ गए थे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की जो अलग अलग विधियां हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी हस्तचयन की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था थ्रेसिंग, फिर पढ़ा था बच्चों विनोइंग, फिर बात की थी सीविंग की, छलनी जिसे कहा जाता है। फिर हमने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था। फिर हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा, डिकेंटेशन, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन। फिर लास्ट लेक्चर में हम वाष्पीकरण और कंडेंसेशन यानी कि संघनन के बारे में बात कर रहे थे। तो इवेपोरेशन हम पढ़ चुके थे अच्छे से, कि जैसे समुद्र का जो पानी है उसमें से अगर नमक को अलग करना है, कैसे हमें नमक प्राप्त होगा। तो उसके लिए वाष्पीकरण, ये जो मेथड है, इसको हम अपनाते हैं और वाष्पीकरण के द्वारा हम समुद्र से जल को समुद्र के जल से नमक को अलग करते हैं। फिर हमने संघनन के बारे में बात की। ठीक है, कि संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संघनन होता है। तो संघनन में हमने बच्चों देख लिया था, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा अगर हमारे पास कोई ग्लास है, उस ग्लास में हमने 2 बर्फ के टुकड़े डाले हैं। बर्फ के टुकड़े डालने के बाद हम देखते हैं कि ग्लास की बाहर से भी हमें बूंदे देखने को मिलती हैं। तो वो बूंदे कहाँ से आती है, वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। बाहर की जो वार्म एयर है, अब ग्लास के अंदर हमने बर्फ डाली है तो ग्लास का जो सरफेस है अब ठंडा हो चुका है। अब ये जो वार्म एयर है ये ग्लास पर टकराती है, ग्लास के सरफेस से टकराती है और कूल होकर के लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि पानी में चेंज हो जाती है। और इस तरीके से हमें पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। फिर संघनन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया था। फिर हम घोल घुलनशीलता के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा बच्चों, ये जो घोल है यानी कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। देखो, जैसे हमने बात की कि एक बीकर हमने लिया, बीकर में हमने डाला 1 ग्राम सॉल्ट और 100 ग्राम वाटर। अब देखो किसकी मात्रा कम है, नमक की मात्रा कम है। नमक को क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, जो घुलता है तो घुलेगा कौन इसमें, क्या पानी घुलेगा, बिल्कुल भी नहीं, नमक ही तो घुलेगा पानी में। तो जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिया है उसमें देखें तो नमक घुलेगा कि पानी घुलेगा, नमक ही तो घुलेगा, है ना। तो जो घुलेगा वो होगा सॉल्यूट और जिसमें घुलेगा, जैसे किसमें घुल रहा है, ये पानी में घुल रहा है तो पानी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। ठीक है, क्लियर है सॉल्यूट सॉल्वेंट। चलिए, तो हमने देखा कि 2 तरह के पदार्थ हमारे पास होते हैं, एक होते हैं घुलनशील और एक होते हैं अघुलनशील। घुलनशील यानी कि जैसे हम कहें नमक है, चीनी है, ठीक है, नींबू का रस है,
विनेगर है, ये सभी पानी में घुलनशील हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए इन सभी को हम घुलनशील कहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें कि रेत, मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, कागज, ये सभी पानी में नहीं घुलते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? अघुलनशील कहा जाएगा। चलिए, ऐसे ही हमने यहाँ पर देख लिया था कि विलय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या होता है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलय यानी कि जो घुलता है। जैसे हमने चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, तो घुलेगा कौन? चीनी घुलेगी या पानी घुलेगा? चीनी घुलेगी, है ना? चीनी घुलेगी तो चीनी क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गई। ठीक है, चलिए, तो यदि हम पानी में चीनी के चम्मच भरते रहें और हर बार घोल को हिलाते रहें, तो कुछ समय बाद क्या होगा? तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि जैसे हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, एक बीकर हमने ले लिया, इसमें हमने डाल रखा है पानी, इतना पानी डाला हुआ है। अब इसमें पहले हमने एक चम्मच क्या डाल दी? इसमें हमने एक चम्मच भर करके पहले जो शुगर है, एक चम्मच भर करके शुगर इसमें डाल दी, और इसको क्या किया? एक स्टीरर की मदद से इसको अब हमने घोल दिया है। अब हमने इसमें एक और चम्मच शुगर डाल दी, फिर से घोल दिया, फिर एक चम्मच चीनी और डाल दी, फिर घोल दिया, फिर एक चम्मच और डाल दी, फिर घोल दिया, फिर और डाल दिया, फिर घोल दिया। फिर ऐसा करते करते क्या होगा कि हम हर बार क्या करते हैं? चीनी डालते हैं पानी में और उसको घोलते जाते हैं, चीनी डालते जाते हैं, घोलते जाते हैं, डालते जाते हैं, घोलते जाते हैं। तो इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि कुछ समय बाद आप देखोगे कि पानी जो है, अब उसमें चीनी और नहीं घुल रही। अब चीनी के कुछ पार्टिकल्स आपको नीचे में जमा होते हुए दिखेंगे। ठीक है, देखो, पहले तो हमने जब चीनी डाली, मान लेते हैं हमने आधा ग्लास पानी लिया, उसमें पहले एक चम्मच डाला, फिर घोला, वो घुल जाएगा। दूसरा चम्मच डाला, वो भी घुल जाएगा। तीसरा चम्मच डाला, वो भी घुल गया। लेकिन जब हमने चौथा चम्मच डाला तो वो घुला नहीं, उसके वो जो है चीनी के दाने हमें अब नीचे दिख रहे हैं। तो एक समय बाद ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, कुछ दाने हमें दिखेंगे। ये क्या दर्शाता है? ये हमें अब दर्शा रहा है कि चीनी जो है अब नहीं घुल सकती, अब पानी में चीनी नहीं घुल सकती। ठीक है, हम कहते हैं कि विलयन संतृप्त हो गया। तो अब हम इसे क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया था, ये क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है, यानी कि सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा, तो आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में। आप क्या करेंगे? एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें चीनी के चम्मच डालते जाएंगे, उनको घोलते भी जाएंगे, चीनी घुलती भी रहेगी। लेकिन एक समय के बाद आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड अब हो चुका है। सैचुरेटेड होने का मतलब कि अब इसमें और ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं घुल सकते। ठीक है, अब इसके दो कारण हैं। एक तो हम इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम पढ़ते हैं कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होता है स्पेस। ठीक है, जब भी हम कोई शुगर या सॉल्ट इसमें डालते हैं तो वो क्या करता है? जब ये घुलती है तो घुलती कैसे है? वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जब अब वाटर में और ज्यादा स्पेस बचा ही नहीं है, सारा स्पेस पहले ही चीनी ने घेर लिया है, तो अब और चीनी कैसे घुलेगी उसमें? तो इसीलिए वो चीनी जो है वो हमें अलग से नीचे में दिखती है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बड़ा कंटेनर हमने लिया है, ठीक है, तो जब आप जैसे जब हम चाय की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में पहले से चीनी तो होती है। तो अगर हम उसे एक्स्ट्रा मीठा बनाना चाहते हैं तो हम उसमें एक चम्मच चीनी का डाल देते हैं, तो वो घुल जाती है। फिर हम और एक चम्मच और डालेंगे तो आप देखते हो कि ये नहीं घुलती। क्यों नहीं घुलती? क्योंकि अब ये जो सॉल्यूशन है चाय वाला, ये कैसा हो गया है? संतृप्त हो गया, यानी कि सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसमें और हम चीनी डालेंगे तो ये और ये नहीं घुलेगी, ना ही ये मीठा होगा। और ठीक है, चलिए, अच्छा, क्या हम ये जो सैचुरेशन पॉइंट है इसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, या आप देख सकते हैं इसे, कि चीनी जब हम ऐसे ही घोलते तब तो नहीं घुलती, लेकिन जब हम उस चाय को वापस से चाय के बर्तन में डाल करके गर्म करते हैं, फिर हम उसमें चीनी डालते हैं, फिर वो घुल जाता है।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हम सैचुरेशन पॉइंट को बढ़ा सकते हैं आगे, यानी कि उसमें कुछ और जो सॉल्यूट है उसको घोल सकते हैं। ठीक है, कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा करके। टेम्परेचर को बढ़ाना यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको गर्म करके। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हम विलयन को गर्म करें तो क्या होगा? क्या हम संतृप्त विलयन में मौजूद अतिरिक्त चीनी को घोल सकते हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ। जैसे कि अभी हमने कहा, हम विलयन को गर्म करके विलय की घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? जो सॉल्वेंट हमारा है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर है या जो भी हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हमें सॉल्यूट को घोलना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? विलयन को गर्म करके विलय की घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं ताकि सॉल्यूट उसमें घुल सके, उसको हम घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं। घुलनशीलता किसी पदार्थ की किसी दिए गए द्रव में घुलने की क्षमता है। तो घुलनशीलता है क्या? किसी पदार्थ की किसी दिए गए द्रव में घुलने की जो क्षमता है उसे ही घुलनशीलता कहा जाता है। अब घुलनशीलता हर एक पदार्थ की अलग अलग होगी, कोई किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम भी हो सकती है। गर्म पानी में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा ठंडे पानी की तुलना में बहुत अधिक होती है। कुछ अन्य कारक भी हैं जो विलय की घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं। खैर, कारकों के बारे में बाद में बात करते हैं कि अन्य कारक और कौन कौन से हैं। फिलहाल आपने इतना समझ लिया है कि हम किसी भी सॉल्यूशन की घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा करके, या जो हमारा सॉल्यूशन है उसको गर्म करके। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, जो हमने अभी पढ़ा वो हमें यहाँ पर इस इमेज में दिखाई दे रहा है। A solution in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पर जब किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस जो हम डाल रहे हैं वो नहीं घुलता, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे देखो, पहली वाली टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही होगी, उसमें देखो चीनी के पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये घुल रहे हैं, है ना? बिल्कुल घुल रहे हैं। फिर दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी आप देख रहे हो कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं घुल रहे। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स नहीं घुल रहे, यानी कि अब ये सॉल्यूशन अपने सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? इस सॉल्यूशन को गर्म कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो ये जो हमने डाला है सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये अब इसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन ठंडा होगा वैसे ही ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल में बन जाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतनी बात? नोट कर लीजिए बच्चों इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चर्निंग की, या सेंट्रीफ्यूगेशन भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? और बच्चे जब आप क्लास 9th में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, 8th में जाएंगे, तो वहां पर आप सेंट्रीफ्यूगेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर ये प्रॉपर एक टेक्निक है सेपरेशन की जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, so it is the process of separation of lighter particles from a suspended solid from a liquid। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो लाइटर पार्टिकल्स है यानी कि जो हल्के पार्टिकल है ना, किसी सस्पेंडेड सॉलिड में, वो जो सस्पेंडेड सॉलिड के जो हल्के पार्टिकल्स हैं उन्हें किसी लिक्विड से अलग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं, जब हम दही से या दूध से बनाते हैं ना मक्खन, तो कैसे बनाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही बनाते हैं। तो आपने देखा होगा क्या होता है जब मक्खन बनता है, उस समय आपने देखा होगा कि जो बटर है, जो मक्खन है, वो ऊपर ऊपर तैरता है। तैरता है, बिल्कुल तैरता है। और जो लिक्विड है, जो उसका जो मट्ठा बच जाती है, या जो जो भी मिल्क जो है
बटर मिल्क जो भी है, वो जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है। ऐसा किस वजह से? जबकि वो सॉलिड तो ऊपर है और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे है। ऐसा इसीलिए कि वो जो सॉलिड वाला पार्टिकल है, वो सस्पेंडेड सॉलिड जो है, वो कैसा है? लाइटर है, यानी कि हल्का पार्टिकल है। वो हल्का पार्टिकल ऊपर की तरफ रहता है और जो हैवी ये जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ रहता है। और इस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है क्रीम से मक्खन बनाने में। ठीक है, क्रीम से इस प्रकार से मक्खन और दूध, बटर मिल्क को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हो, सेम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही, तो अपने घरों में भी देखा होगा, है होता है एक बड़ा सा जार, उसके अंदर एक बड़ी सी मशीन होती है, वो गोल गोल घूमती है। तो जब वो गोल गोल घूमेगी तो क्या कर रही है? वो जो क्रीम जो है, उस क्रीम को पूरा फेंटती है, पूरा घुमाती है उसे। उसमें हम थोड़ा वाटर भी डालते हैं, जिससे कि जो बटर है वो अलग हो जाता है और बटर मिल्क अलग हो जाता है। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है जो अभी हमने सारी विधियां पढ़ी थी ना, उसमें थ्रेसिंग था, कंडेंसेशन था, विनोइंग था, सीविंग था, चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन भी था। तो अलग अलग टेक्निक्स हमने पढ़ी है, तो उनको थोड़ा हमें डिफाइन करके देख लेना है। अब इससे क्या होगा, देखो क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे तैयार होंगे और साथ साथ हमारा अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्रेसिंग क्या है। अब थ्रेसिंग क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी भी पढ़ा था, है ना। इस प्रकार से डंठल होते हैं, इनमें होता है अनाज। फिलहाल तो हमने यहाँ पे एक ही डंठल बनाया है, ऐसे बहुत सारे डंठल होते हैं। इन डंठलों में होता है अनाज, और इस अनाज को इन डंठल से अलग करने की जो प्रक्रिया है ना, इस अनाज को क्या किया जाता है? अलग से डंठल से अलग करने की जो ये प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। तो ये प्रोसेस की कैसे जाती है थ्रेसिंग की? ये जो अनाज की जो ये डंठल है, इन्हें क्या किया जाता है? इनकी गठिया बनाई जाती हैं और फिर इन्हें पीटा जाता है। ठीक है, पीटने पर क्या होता है? डंठल जो है वो अनाज को छोड़ देता है, या अनाज के जो पार्टिकल्स हैं, कण है, वो अब अलग हो जाते हैं और डंठल डंठल अलग हो जाता है। तो ये प्रक्रिया किसानों द्वारा की जाती है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें। अब ये कुछ जो है मशीनों से भी किया जाता है। वैसे ज्यादातर आप एरियाज देखेंगे वहां पर इसको ट्रेडिशनल तरीके से ही किया जाता है, यानी कि गठरे बना करके इनको किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है, या किसी बड़े डंडे से इनको रख करके एक जगह पर बिछा करके इनके ऊपर पीटा जाता है, डंडे से मारा जाता है, ताकि जो सारे अनाज के कण हैं वो अलग हो जाए। ठीक, चलिए। तो थ्रेसिंग कटी हुई फसल से दोनों को अलग करने के लिए डंठल को पीटने की प्रक्रिया है। ये दानों को अलग करने के लिए डंठलों को पीटने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर किसानों द्वारा हाथ से किया जाता है। तो हाथ से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो अनाज के जो डंठल है उन्हें पकड़ करके उनकी गठरी बना करके हार्ड सरफेस पर उन्हें पीटा जाएगा, ताकि दाने जो है वो डंठल से अलग हो जाए। ठीक है, चलिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि संघनन क्या है, यानी कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो देखो, कंडेंसेशन में होता क्या है, जैसे हमने कहा कि ये हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास में डाल दिया है आइस क्यूब। ठीक है, बर्फ के टुकड़े डाल दिए। अब बर्फ के टुकड़े डालने से हुआ क्या? अब जब हमने इसमें बहुत सारी बर्फ डाल दी, तो इसका जो बाहर का जो सरफेस है, ठीक, ग्लास बाहर से भी तो ठंडा होगा, अंदर से थोड़ी ना रहेगा ठंडा। ग्लास बाहर से भी ठंडा होगा, कांच के ग्लास की बात करें, नॉर्मल स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, बाहर से भी ठंडा होगा। अब यहाँ पर जो आने वाली जो एयर है वो क्या होगी? इस पर टकराएगी। एयर क्या करेगी? इस पर टकराएगी। और जैसे ही एयर
ये वार्म एयर है, क्या है, गर्म हवा है, वार्म एयर। जैसे ही ये वार्म एयर इस गिलास के कोल्ड सरफेस पर टकराएगी, क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, यानी कि पानी में बदल जाएगी। अगर हम इसको डीपली देखें तो क्या पता चल रहा है कि संघनन की जो प्रोसेस है इसमें हो क्या रहा है, गैसियस फॉर्म से, यानी कि वाटर वेपर जो है गैस से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। जल वाष्प से ये किस में बन रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। अब देखा जाए तो इस संघनन की जो प्रक्रिया है वाष्पीकरण की जस्ट अपोजिट है। वाष्पीकरण में क्या होता है, लिक्विड से वेपर बनता है ना, पानी से क्या बनता है, वेपर्स बनते हैं, जलवाष्प बनती है। जबकि संघनन में क्या हो रहा है कि जलवाष्प से पानी बन रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दोनों टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो संघनन में प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प द्रव में बदल जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर किस में बदल जा रहा है, लिक्विड में बदल जा रहा है। इस प्रोसेस को या हम कहें गैसियस फेज से लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, ठीक है। और इसके अपोजिट की बात करें हम, जहां पर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो वो तो हमें पता है, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है। तो मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है, इसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये हमें पता है। डिपेंड करता है किस प्रकार का मिश्रण है ना, किस प्रकार का मिश्रण है, इस पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हम इनको अलग करेंगे। तो देखो, वाष्पीकरण से भी अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए तो देखते हैं किस किस से अलग किया जा सकता है। एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी हमने पढ़ी थी, ठीक है, जहां पर इंक के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इंक जो होती है उसे अलग किया जाता है, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। चलिए, तो मिश्रणों को भौतिक रूप से उन तरीकों का उपयोग करके अलग किया जा सकता है जो मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए भौतिक गुणों में अंतर का उपयोग करते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण है, आसवन है, निस्पंदन है और क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि वाष्पीकरण है, आसवन है, निस्पंदन है और क्रोमेटोग्राफी है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा मिश्रणों को सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा मिश्रणों को और कैसे सेपरेट किया जाएगा, देखो अगर कोई ऐसा मिश्रण है, कैसा मिश्रण, जैसे दाल के कुछ कण हैं और उसमें कुछ जो है पत्थर मिले हुए हैं, तो ये भी तो एक मिक्सचर ही है। तो इसे हम सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग मेथड से, ठीक है, हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हैं। या जैसे आटा है तो उसमें भूसा भी है, कुछ कबाड़ा है अगर, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज हैं अगर, तो उन्हें सीविंग से, यानी कि सीव यानी कि छलनी की मदद से सेपरेट किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनमें से कुछ ये भी हैं, वाष्पीकरण है, आसवन है, निस्पंदन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी किसी पदार्थ का कितना भाग घोल सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए, पानी एक निश्चित मात्रा में पदार्थों को घोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी सॉल्यूट डालें या कितना भी कोई पार्टिकल डालें और पानी उसको घोलता रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी कि संतृप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद वो और पदार्थों को अपने अंदर नहीं घोल सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, थोड़ा बहुत इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि हम बार बार घोलते रहें, कोई भी पदार्थ डालते रहें और ये घोलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो पानी एक निश्चित मात्रा में पदार्थों को घोल सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी क्या है, एक सीमा है, एक लाइन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जितना भी हम पदार्थ डालें उतना ये घुलता रहेगा। इस सीमा तक पहुंचने पर घोल संतृप्त हो जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हो जाता है, यानी वह अधिक पदार्थ नहीं घोल सकता और अतिरिक्त पदार्थ तल पर
जमा हो जाता है। जैसे हमने बात की थी कि हमने बीकर लिया है, उसमें वाटर डाला है और हम इसमें डाल रहे हैं शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है, किसी चम्मच की मदद से शुगर के पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं। तो चलो शुगर के पार्टिकल्स जब हम डालेंगे इसको घोलते रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर के पार्टिकल्स नीचे पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि सीमा तापमान और घुलने वाले पदार्थ की प्रकृति जैसे कारकों पर निर्भर करती है, ठीक। उदाहरण के लिए यदि आप पानी में नमक डालते रहें तो अंततः यह घुलना बंद हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, जो संतृप्ति का संकेत है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने पदार्थों के सेपरेशन के बारे में पढ़ा, कुछ और टॉपिक्स को पढ़ा, जैसे संतृप्त क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।